और देखनी चाहिए। छत का पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, ऊपर से पूरा टूटा फूटा, उसमें वो जो टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं वो उसी एयर इंडिया के विमान के टुकड़े हैं। ये जो चार इमारत का एक सीरीज़ है, जो एक श्रृंखला है, ये पूरा मेस और हॉस्टल है और इसी के पहले इमारत से टकराया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखिए दूसरे और तीसरे नंबर के भी इमारत पर हुआ। पूरी इमारत जो कि सफ़ेद रंग के रंग से पेंट थी, वो पूरे काले रंग की नज़र आ रही है। यहाँ पर पोस्टमार्टम रूम के बाहर बड़ी संख्या में जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है। 2 साल की बच्ची जो सरला बेन के साथ में थी, माँ अपनी बेटी को लेकर के गई थी, मेस में खाना बनाती हैं, 45 साल उम्र थी। ये बच्ची भी मिसिंग है और सरला बेन भी मिसिंग है। मेरी मम्मी और मेरी 2 साल की लड़की, कोई सूचना नहीं मिली, ये लोग कुछ नहीं जाने दे रहे। इस वक्त डीएनए सैंपलिंग की प्रक्रिया चल रही है। जो परिवारजन है, किसी का जो है ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, तो किसी का बाल यानी कि हेयर लिया जा रहा है। सिविल अस्पताल में जगह जगह इस तरीके से लिस्ट लगा दी गई है और इसमें जो है घायलों का जिक्र है कि कौन सा घायल कहां पर एडमिट है। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। आज मैं अहमदाबाद की उसी धरती पर मौजूद हूं जहां कल पूरे देश ने सबसे बड़ा विमान हादसा देखा। वो हादसा जिसे बीते कुछ सालों में भारत की एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेन क्रैश के तौर पर देखा जा रहा है। इस हादसे के बाद यहाँ गम है, गुस्सा है और कई सुलगते सवाल भी। सुबह से लगातार मैं ग्राउंड पर रहकर हादसे से जुड़ी हर खबर और हर वीडियो अपने दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। इस शो के अगले आधे घंटे में मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी जो इस प्लेन क्रैश के बाद पूरा देश जानना चाहता है। वो सवाल कुछ इस तरीके के हैं। AI-171 एयर इंडिया ड्रीमलाइनर 787 विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ? क्या पायलट की चूक प्लेन क्रैश की वजह बनी या विमान में कोई खराबी आई? क्यों टेक ऑफ करने के महज 40 से 50 सेकंड के भीतर प्लेन आग का गोला बना? क्यों रनवे 23 से उड़ान भरने के बाद करीब 1.25 लाख लीटर फ्यूल होने के बावजूद प्लेन ऊंचाई नहीं पकड़ सका? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हादसे के पीछे बोइंग विमानों में खराबी का पुराना इतिहास है? इन सारे सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब प्लेन के उस हिस्से से भी मिल सकता है जो मलबे से बरामद हुआ है। जांच एजेंसियों ने AI-171 का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ये देखने में ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इससे हादसे के बारे में अहम जानकारी मिलने की संभावना है। अब उन थ्योरीज पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिनमें हादसे को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। और देखनी चाहिए। उड़ते ही आखिर कैसे क्रैश हो गया 787 ड्रीमलाइनर? ऐसी क्या चूक हुई कि विमान आग का गोला बन गया? वो क्या वजह है जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया? इंजन फेल हुआ या ड्रीमलाइनर से टकराया पक्षी? विमान हादसे की जांच में ATS क्यों शामिल हुई? क्या हादसे के पीछे कोई साजिश है? बड़े सवाल, एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान की उड़ान अधूरी रह गई। उड़ान के 40 सेकंड बाद ही विमान आग का गोला बन गया। इस हादसे को हुए करीब 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। हादसा क्यों हुआ? हादसे की क्या वजह रही? प्लेन में क्या हुआ था? प्लेन उड़ते ही कैसे गिर गया? ऐसे ही कई सवालों की पड़ताल करने के लिए आज हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर थे।
एक्टिव इन्वेस्टिगेशन अभी इस क्रैश साइट पर शुरू है। एक्सपर्ट्स की टीम यहां अब इमारत जिसपे एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उसकी छत पर पहुंचे हैं और उस विमान के टेल के पास दिख रहा है। एक्टिव इन्वेस्टिगेशन शुरू है जिसमें एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, एटीएस की टीम है और भी दूसरे एक्सपर्ट्स हैं भारत सरकार के, गुजरात सरकार के, जिनको काम दिया गया है इस क्रैश साइट का इन्वेस्टिगेशन करना। यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था, फायर ब्रिगेड सब, पुलिस वाले सब थे यहाँ पर, सब लोग आग बुझा रहे थे, सब कर रहे थे। डीएनए सैंपल्स की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि जिस टाइप की बॉडी थी देखना भी मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि हालत हमारे भी हाथ कांप रहे थे। कुछ पहचान ही नहीं पाते हम कि ये लोग हैं, ऐसे ही कि हमारे कलीग्स है इधर। क्या विमान का इंजन फेल हो गया? हादसे की वीडियो देखने पर पता चलता है कि विमान ने टेक ऑफ तो ठीक की, लेकिन 40 सेकंड में ही विमान गिर गया। क्या विमान का इंजन फेल हो गया था? दरअसल विमान हादसे का सबसे बड़ा कारण होता है इंजन का फेल हो जाना। ड्रीमलाइनर 787 में 2 इंजन होते हैं और अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरा इंजन काम करता है और विमान सुरक्षित रहता है। अब सवाल है कि क्या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे? इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की। दोनों इंजन्स में पावर ख़त्म हो जाना, उसके कई कारण हो सकते हैं। तकनीकी कारण हो सकते हैं, फ्यूल स्टार्वेशन हो सकता है और बर्ड स्ट्राइक हो सकती है और भी कई तरह के रीज़न, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कई तरह के रीज़न हो सकते हैं। तो सिर्फ हम एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं। विमान के इंजन को थर्स्ट नहीं मिला। विमान हादसे के बाद सवालों की एक लंबी लिस्ट है जिसमें अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी थर्स्ट की भी है। प्लेन हादसे का वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे विमान के इंजन को थ्रस्ट नहीं मिला था, यानी विमान ऊपर नहीं उड़ पाया। ऐसा लग रहा है जैसे विमान के इंजन को पावर नहीं मिली और इस कारण विमान नीचे आकर हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। बोइंग को तकनीकी रूप से एक शक्तिशाली विमान माना जाता है। इसे लंबी दूरी का विमान कहा जाता है। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए विमान को भी लंदन जाना था, लेकिन ये उड़ान मौत लेकर आई। थ्रस्ट इज वेरी एसेंशियल, स्पेशली टेक ऑफ में सारा खेल ही थ्रस्ट का है। टिल यू रीच योर टेक ऑफ, जिसको कहते हैं क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड। तो अगर उसमें थ्रस्ट नहीं मिला तो आपका ड्रैग बढ़ गया। ड्रैग किससे बढ़ता है? ड्रैग बढ़ता है आपके लैंडिंग गियर से, ड्रैग बढ़ता है आपके फ्लैप से। कि भाई कोई भी चीज, अगर आप देखिए एरोडायनेमिकली बना हुआ है ये जहाज, कोई भी फोर्सेस का अगर प्लस माइनस होएगा, या तो वेट बढ़ेगा या ड्रैग बढ़ेगा, तो वो उसके संतुलन को बिगाड़ देगा। विमान को ऊपर उठने के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिली। प्लेन कैसे उड़ते ही 40 सेकंड में जमीन पर आ गया? इसका राज ब्लैक बॉक्स खोलेगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में ही कॉकपिट में पायलट की बातचीत रिकॉर्ड हुई होगी। लेकिन हादसे का एक और कारण हो सकता है जिसे अंग्रेजी में स्टॉल कहते हैं। इसका मतलब होता है जब विमान अचानक हवा से जमीन की तरफ आने लगता है। ऐसा तब होता है जब विमान के विंग्स को ऊपर उड़ने के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिलती है। विमान को टेक ऑफ करने के लिए मैक्सिमम स्पीड अचीव करनी होती है और ये स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। एक बार अगर प्लेन इस स्पीड पर पहुंच गया तो फिर पायलट के पास रुकने का समय नहीं होता। अहमदाबाद विमान हादसे में भी कहा जा रहा है कि विमान के फिन ठीक से नहीं खोल पाए थे। This is calculated by the pilot before takeoff, based on the weight of the aircraft. कि एयरक्राफ्ट का वेट इतने टन है, रनवे मेरा इतना अवेलेबल है, इतने डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो उसके पास पूरा चार्ट होता है जिसमें वो अपनी स्पीड्स कैलकुलेट करता है कि जी मेरी इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतना मेरा फ्लैप का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, 15 डिग्री 20 डिग्री उस हिसाब से होना चाहिए। क्या लैंडिंग गियर में खराबी आई? अगर पुराने हादसों को देखें तो ज्यादातर विमान हादसे तकनीकी खामी की वजह से हुए हैं, जिसमें लैंडिंग गियर की खराबी भी कई बार हादसों का कारण बनी है। लैंडिंग गियर में खराबी आना, इलेक्ट्रिकल या विमान के किसी दूसरे हिस्से का खराब होना भी एक वजह हो सकती है। अगर आप हादसे के पहले का वीडियो गौर से देखें तो उसमें भी विमान का लैंडिंग गियर खुला हुआ नजर आ रहा है। ये वही वीडियो है जिसमें विमान नीचे आ रहा है और उस वक्त भी विमान की लैंडिंग गियर खुले हुए दिख रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि विमान के उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर ऊपर उठा दिया जाता है, लेकिन यहाँ लैंडिंग गियर नीचे दिख रहे हैं।
सबसे पहले जो को पायलट बैठा होता है उसको कैप्टन बोलता है, वो कहता है, एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, पॉजिटिव क्लाइम गियर अप। तो एक बंदा बोलता है पॉजिटिव क्लाइम, मतलब आपने ऊपर, अब आप पॉजिटिव हो गए, आपने धरती छोड़ दी है, तो गियर अप, अब आपको गियर की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जब लैंडिंग पे जाएंगे तभी आपको गियर चाहिए। पॉजिटिव क्लाइम गियर अप, इस केस में वो नहीं हुआ, हमें नहीं देखा। देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी कि वो पायलट्स इतने स्ट्रेस और इतने उस घड़ी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वो लैंडिंग गियर अप करना भूल गए। प्लेन से बर्ड ने हिट किया। सवाल तो ये भी है कि क्या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से बर्ड ने हिट किया, यानी प्लेन से कोई पक्षी टकराया। बर्ड हिट की वजह से प्लेन में आग लग सकती है, लेकिन जब तक विमान हवा में था कोई चिंगारी या आग नहीं दिख रही है, यानी ये साफ है कि प्लेन से कोई बर्ड नहीं टकराया था। इसलिए इस हादसे की कुछ और ही वजह रही होगी। मिल जाए तो हमारे बच्चे मिल जाए, औरत मिल जाए तो हमारे बच्चे भी नहीं है। कितनी बड़ी बच्ची? 2 साल की है। 2 साल की बच्ची है। ये बच्ची की भी मिसिंग है और सरला बेन भी मिसिंग है। हालांकि दुआ यही कर रहे हैं कि ये सब झूठ हो, डीएनए सैंपल की जरूरत ना पड़े। कोई सूचना नहीं मिली? कोई सूचना नहीं मिली, ये लोग कुछ नहीं जाने दे रहे। आप यहाँ आए थे मदद मांगने के लिए, क्या कहा? हम आगे से परमिशन लेके आए, बोला कि खाली जो मम्मी खाना बना रही है उसके बाजू में एक सीढ़ी पड़ रही है ना, हमें को बताना है क्या, पूछा खाली एक बार चेक करो। इस दर्दनाक विमान हादसे की असली वजह क्या है, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन जिस तरह से ड्रीमलाइनर किलर लाइनर बना है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि इतना बड़ा विमान हादसा कैसे हुआ। हम इस हादसे से जुड़ी बारीक से बारीक तकनीकी जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि देश को दर्द देने वाले इतने बड़े विमान हादसे की वजह आखिरकार क्या थी। इसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पायलट्स और एविएशन एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की है। हमारे सहयोगी दीपक रावत ने जाने माने एविएशन एक्सपर्ट के साथ एक पूरा सिमुलेशन डेमो किया है। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि टेक ऑफ के बाद विमान में क्या कुछ होता है और AI 171 के साथ टेक ऑफ करते ही क्या हुआ और क्या होने की आशंका है। ये आप देख रहे हैं कि दोनों पायलट जो हैं वो अपनी अपनी सीट पर मौजूद हैं और आप देख रहे हो किस तरीके से विमान को उड़ा रहे हैं। इस वक्त की जो सिचुएशन हमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि इस वक्त प्लेन का एक इंजन जो है वो फेल हो गया है और सिर्फ सिंगल इंजन पर इस वक्त प्लेन जो है वो पायलट उड़ा रहे हैं। कि इस वक्त सिंगल इंजन पे हम प्लेन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इंजन फेल हो चुका है किसी कारणवश। अभी इस स्थिति में पायलट क्या करेगा, थोड़ा अगर डिस्क्राइब कर पाएँ। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक एयरक्राफ्ट जितने भी कमर्शियल एयरलाइनर होते हैं, दे आर फुली equipped and capable to fly with a single engine and they are certified to do that। तो इसमें अभी हमने सिमुलेट कर रखा है कि एक इंजन फेल्ड है, एक इंजन ऑपरेट कर रहा है और एयरक्राफ्ट सिंपली नॉर्मली फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑटो पायलट भी ऑन है, तो एक इंजन पे ऑटो पायलट भी काम कर रहा है। जहाँ तक सर थ्रस्ट की बात है, थ्रस्ट कम होना या ज़्यादा होना की क्या स्थिति बनती है और ये थ्रस्ट कितनी बड़ी वजह आपको लगती है कि अगर ये घटना हुई? तो ये बीच में जो 2 लीवर देख रहे हैं जिन पे कि अभी हाथ है, तो ये थ्रस्ट लीवर्स हैं दोनों इंजन के। तो जब ये थ्रस्ट लीवर्स को आप आगे बढ़ाते हैं तो बेसिकली यू आर एडिंग पावर, और एक दफ़े आपको जितनी रिक्वायर्ड पावर चाहिए होती है आप वहाँ पे जाके उसको रोक देते हैं, फिर वो इंजन उतनी थ्रस्ट को मेंटेन करता है। अगर दोनों इंजन अचानक से कैसे फेल हो सकते हैं जब सही सलामत टेक ऑफ करने की तैयारी में था? मैंने बताया कि जो संभावित कारण है वो यही 2 कारण नज़र आ रहे हैं कि क्या तो फ्यूल स्टारवेशन हुआ या बर्ड स्ट्राइक हुई या और कोई तकनीकी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इंजन पावर थ्रस्ट लीवर्स पावर नहीं प्रोवाइड कर सके इंजन को। लैंडिंग गियर में भी शायद कुछ प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि लैंडिंग गियर जो है वो खुले हुए नज़र आ रहे थे। उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि लैंडिंग गियर का किस तरीके से यूज़ होता है और किस तरीके से उसे इस्तेमाल किया? अगर वो आप सामने लीवर देख पा रहे हो तो वो लैंडिंग गियर लीवर है, और राइट नाउ अगर वो देख पा रहे हैं कि वो ऊपर की ओर है,
तो वो लैंडिंग गियर अप है, अगर हम उसको नीचे करते हैं तो लैंडिंग गियर डाउन हो जाता है। तो हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे ही हम टेक ऑफ होते हैं लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। अब इस एयरक्राफ्ट का जो अहमदाबाद का वीडियो देखने के बाद ये नज़र आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली अंदाज़ा यही है कि पायलट ने इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद ये अंदाज़ लगा लिया कि एयरक्राफ्ट के साथ कुछ भयंकर तकनीकी गड़बड़ है, इसलिए उसने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए। तो ये हमारी ट्रेनिंग में प्रोवाइडेड होता है कि अगर आप इमिनेंट क्रैश कर रहे हैं तो आप लैंडिंग गियर को डाउन रखें, ताकि अगर जब आप इम्पैक्ट हो ग्राउंड या बिल्डिंग जिसके साथ भी, तो थोड़ा बहुत उस इम्पैक्ट को लैंडिंग गियर झेल सके, ताकि एयरक्राफ्ट की मेन बॉडी को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पहुँचे। सबसे बड़ा सवाल इस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान को लेकर भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ होने वाला पहला सबसे बड़ा हादसा है। अब डीजीसीए ने बड़ा फैसला लेते हुए 787 विमानों की अतिरिक्त जांच के आदेश दे दिए हैं। उड़ान से पहले विमानों की जांच होगी। ये इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि इस विमान की सुरक्षा को लेकर शुरुआत से ही कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। अप्रैल 2024 में बोइंग कंपनी के एक विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम सालेपोर ने ड्रीमलाइनर 787 की सुरक्षा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। आज इस प्लेन क्रैश के बीच हम उन खुलासों की जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या इस हादसे के पीछे बोइंग विमानों की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कोई तकनीकी खराबी भी एक बड़ी वजह है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गुरुवार को जो प्लेन क्रैश हुआ वो दुनिया की जानी मानी अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग का विमान था। इसका नाम बोइंग ड्रीमलाइनर 787 है, लेकिन ये ड्रीमलाइनर 787 विमान में सवार यात्रियों के लिए डेथ लाइनर बन गया। ये सवाल अब भी बना हुआ है कि बोइंग के सबसे उन्नत और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इस विमान के साथ क्या हुआ। अब इस हादसे के बीच इस विमान से जुड़े विवादों के पुराने अध्याय खंगाले जा रहे हैं। उन अध्यायों की फाइल खोलने से पहले हम आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव सनत कौल का एक बयान सुनाते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि बीते कुछ सालों से बोइंग को लेकर कई शिकायतें आ रही थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने इसको लेकर कई बार एयर इंडिया को चिट्ठी भी लिखी थी। ये जो ड्रीमलाइनर है 787 ये तो ठीक चल रहा था। एक खाली जो विसल ब्लोअर कहलाता, मतलब कोई उनका अपना एम्प्लॉई, सीनियर एम्प्लॉई ने एक बार शोर मचाया था कि ये लोग सेफ्टी बनाते वक्त सेफ्टी को, प्रॉफिट को ज़्यादा मानते हैं और सेफ्टी को कम मानते हैं। तो ये एलिगेशन तो है, तो सारा जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी पता चल सकता है कि ये जो क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब सवाल यही है कि क्या प्लेन क्रैश के पीछे बोइंग विमानों के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कोई तकनीकी खराबी है, क्योंकि बोइंग 787 को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। साल 2013 में जापान की 2 बड़ी एयरलाइंस के बेड़े में शामिल हुए बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई थी। विमानों में लगी लिथियम बैटरी में आग लगी थी। पहली घटना बोस्टन एयरपोर्ट पर हुई, जब एक ड्रीमलाइनर विमान पार्किंग में खड़ा था और उसमें अचानक बैटरी से धुआं और आग निकलने लगा। दूसरी घटना में ड्रीमलाइनर उड़ान पर था, जब बैटरी ओवरहीट हो गई और कॉकपिट में अलर्ट आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इन दोनों घटनाओं के बाद दुनिया भर में ड्रीमलाइनर विमानों की सुरक्षा की जांच शुरू हुई। कुछ वक्त के लिए विमानों की उड़ानों को रोक भी दिया गया था। बोइंग 787 लिथियम बैटरी का जो भी प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके अलावा काफी सेफ माना जाता है। इसके अलावा एक ही रिकॉर्डेड शायद, मतलब क्रूजिंग लेवल में कुछ प्रॉब्लम हुआ था ब्रीफ पीरियड के लिए और कुछ पैसेंजर्स को इंजरी हुआ था। साल 2019 डच एयरलाइंस बोइंग पर बरसी।
साल 2019 में डच एयरलाइंस KLM ने बोइंग की कड़ी आलोचना की और कहा ये क्वालिटी स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। इसमें ढीली और सही से न जुड़ी सीटें, गलत तरीके से लगाए गए पिन, ढीले नट और बोल्ट और ढीली फ्यूल पाइप की क्लिप्स की समस्या सामने आई थी। इसके अलावा इटली की सरकार ने भी कंपनी के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की। आरोप ये था कि 787 विमानों के निर्माण में घटिया क्वालिटी का टाइटेनियम और साथ ही साथ एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसने बोइंग की सुरक्षा और मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। साल 2024 विसल ब्लोअर का बोइंग पर खुलासा। इन दोनों घटनाओं के बीच बोइंग तब से सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आया जब अप्रैल 2024 में बोइंग कंपनी के एक विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम सोहेलपोर ने ड्रीमलाइनर 787 की सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने दावा किया कि विमान की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से जुड़े नहीं होते और उड़ान के दौरान इसमें टूटने का खतरा रहता है। सैम साहेल ने इंजीनियर के तौर पर बोइंग में 10 साल से ज्यादा काम किया था। उन्होंने बताया कि ड्रीमलाइनर के कई हिस्से अलग अलग सप्लायर कंपनियों से बनकर आते हैं, लेकिन इन्हें जोड़ने पर वे सही से फिट नहीं होते। इन आरोपों के बाद बोइंग ने माना कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन इससे विमान की मजबूती या उम्र पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि बोइंग ने सभी दावों को खारिज कर दिया और कहा कि ड्रीमलाइनर 787 पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद विमान है। विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम सालेपोर के इस दावे के बीच साल 2024 के जनवरी महीने में एक घटना हुई। आपके लिए जानना यहां पर जरूरी है। अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट बोइंग 737 मैक्स विमान का दरवाजा करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते समय अचानक उड़ गया। इसके बाद बोइंग विमानों की शिकायत यूएस सेनेट कमेटी तक पहुंची। इस कमेटी के सामने सैम साले और बोइंग के CEO दोनों को बुलाया गया और विमानों की सुरक्षा और क्वालिटी को लेकर सवाल जवाब किए गए। अलास्का एयरलाइंस में हुई दरवाजा उड़ने की घटना में 177 यात्रियों की जान बाल-बाल बची। घटना के बाद बोइंग के CEO डेविड कैलहॉन ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इस हादसे की सुनवाई यूएस सेनेट कमेटी में हुई। कमेटी के सामने बोइंग में इंजीनियर रहे विसल ब्लोअर सैम और बोइंग के तत्कालीन CEO को पेश होना पड़ा, क्योंकि बोइंग में इंजीनियर रहे सैम ने आरोप लगाया था कि बोइंग 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट्स के निर्माण में शॉर्टकट अपना रहा है। इसका असर विमान की उम्र बढ़ने के साथ भयानक हो सकता है। सैम ने यहाँ तक दावा किया था कि मैंने सचमुच लोगों को हवाई जहाज के टुकड़ों पर कूदते हुए देखा ताकि उन्हें एक समान किया जा सके। विमानों के पार्ट्स पर ऊपर नीचे कूदने से आप उसे खराब कर रहे हैं ताकि उसके छेद अस्थायी तौर पर सही हो जाए, लेकिन इस तरह से आप हवाई जहाज नहीं बनाते हैं। इसके बाद जब कमेटी ने सैम से सवाल किए तो उन्होंने बोइंग विमान खासकर 787 को लेकर और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। Right now, from what I've seen, the airplanes are not being built per spec and per requirement. So your testimony is the 787 line and the 777, the 777 line are you think are not? Well, not safe. they are doing stuff that increases the risk factors. Threaten you, sideline you, transfer you. सैम 787 विमानों की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े रहे हैं। सैम के दावों के बीच अल जजीरा की एक डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करना भी जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्री 787 ड्रीमलाइनर को लेकर बनाई गई थी। इसमें अल जजीरा के लिए एक वर्कर ने छिपे हुए कैमरे पर 787 की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड किए थे। कॉपीराइट्स की वजह से हम वो वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके मुताबिक बोइंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 787 एयरक्राफ्ट की खराब तरीके से रिपेयरिंग की जा रही थी। 787 एयरक्राफ्ट को बनाने वाले वर्कर भी इसमें सफर के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे ही आरोपों को लेकर जब यूएस सेनेट कमेटी के सामने बीते साल बोइंग के CEO की पेशी हुई तब क्या हुआ, अब वो आपको दिखाते हैं। And allege that Boeing is cutting every possible corner on quality and safety, not just in the past, but now.
They've alleged that you've eliminated safety inspections, that there are fewer inspectors doing quality inspections out there. They've alleged that when they raised quality issues and concerns, they were reassigned, they were retaliated against, they were physically threatened. That doesn't sound like attention to quality to me. साफ है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को लेकर सवाल तो उठते रहे हैं। अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद देश में भी विपक्षी दल जांच की मांग कर रहा है। ये इस घटना की जांच होनी चाहिए और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है, ये बाहर निकलेगा। जब कोई हेलीकॉप्टर भी गिरता है, जब कोई छोटा प्लेन भी गिरता है, तो उसकी इंक्वायरी डीजीसीए करती है, होती है इंक्वायरी। ये तो इतना बड़ा हादसा है, पूरा विश्व शॉक में है, पूरा वर्ल्ड शॉक में है, उसकी तो इंक्वायरी होगी। वॉइस रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा तब बहुत सी बातें सामने आ जाएगी। इस एयरलाइन का हालत पहले से बदतर होगी। सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। कोई भी एयरक्राफ्ट तब तक फ्लाई नहीं करना चाहिए जब तक उसके सारे सर्टिफिकेशन हर बार का वो ना हो जाए। इस हालत में फिर वही कहूंगा, इस हालत में जिन अधिकारियों ने भी, चाहे एयरलाइन के हो चाहे डीजीसीए के हो, अलाउ किया, उनके ऊपर बहुत ही सख्त कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अब देखना यह है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे क्या बोइंग विमानों की सेफ्टी और क्वालिटी ही जिम्मेदार है, क्योंकि इस तथ्य का सामने आना इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह का कोई हादसा ना हो और हवाई यात्रियों की सुरक्षा पर संकट ना खड़ा हो। दुनिया भर में एक साथ हजारों फ्लाइट्स आसमान में उड़ान भर रही होती हैं। विमान हादसे न हो, इसको लेकर सभी जरूरी कदम उठाए भी जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद विमान हादसे हो रहे हैं। ज्यादातर विमान हादसे टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त होते हैं। टेक ऑफ की अगर हम बात करें तो टेक ऑफ के समय करीब 13% विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। टेक ऑफ के बाद विमान की थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर करीब 7% विमान हादसे हुए, यानी 20% हादसे टेक ऑफ करने और उसके तुरंत बाद हुए हैं। विमान जब अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच जाता है उस वक्त करीब 10% विमान हादसे पेश आए हैं। लैंडिंग के वक्त करीब 37% विमान हादसे होते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए सबसे खतरनाक समय माना जाता है और इस समय पर पायलट्स को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग में अगर जरा सी भी चूक हुई तो बड़ा विमान हादसा होता है। बोइंग 787 को लेकर इतने सवाल और दावे हैं, फिर भी ये दुनिया के करीब 150 देशों की पसंद क्यों है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका कई खूबियों से लैस होना। लंबी दूरी के लिए बिना ड्रीमलाइनर 787 दुनिया का पहला ऐसा विमान है जिसका नाम रखने के लिए कंपनी ने कैंपेन चलाया था। लोगों ने राय दी थी, जिसके बाद इस प्लेन का नाम पड़ा था ड्रीमलाइनर। लेकिन इसे ड्रीमलाइनर नाम क्यों दिया गया, वो कौन सी खासियत है जो इसे ड्रीमलाइनर बनाती है, इस रिपोर्ट में देखिए। बोइंग 787 जिसे आसमान का बादशाह कहा जाता है, लेकिन अब यही बादशाह विमान सवालों के घेरे में है। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के गिरते ही सवालों की ज्वाला जल उठी है। बोइंग 787 को दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। लंबे रूट पर इस विमान को कोई दूसरा विमान टक्कर नहीं दे सकता। अमेरिका की बोइंग कंपनी इस विमान को बनाती है, जिसके पूरी दुनिया में 150 देश ग्राहक हैं। बोइंग सिर्फ एक विमान का नाम नहीं, बल्कि बोइंग एक परिवार है जिसमें कई विमान शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, बोइंग 737 मैक्स, बोइंग 777X और बोइंग 727 विमान। बोइंग के ये अलग अलग विमान दुनिया भर के देशों में आसमान में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अगर किसी विमान पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया जाता है जो बोइंग परिवार से जुड़ा हुआ है, तो वो है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को कंपनी ने लंबी दूरी के लिए डिजाइन किया है, जो कई खूबियों से लैस है।
बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे लग्जरी प्लेन में शामिल है। दूसरे विमान से 20% ईंधन की खपत कम होती है। एल्यूमिनियम की जगह कार्बन कंपोजिट का निर्माण में इस्तेमाल होता है। एडवांस इंजन और साउंड इंसुलेशन की वजह से ये विमान कम शोर करता है। इस शक्तिशाली विमान की अधिकतम स्पीड 954 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी ईंधन क्षमता 1,26,000 लीटर तक है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर न सिर्फ एक बेहद शक्तिशाली विमान है बल्कि बेहद कीमती भी माना जाता है। अगर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की कीमत की बात की जाए तो वो करीब 2100 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है और वो भी इसके बेस मॉडल की कीमत बताई जा रही है। जैसे जैसे विमान अपग्रेड होता जाता है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की कीमत भी बढ़ती जाती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 14 साल से भी कम समय में 787 ड्रीमलाइनर बेड़े ने 100 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को ढोया है, जो विमानन इतिहास में किसी भी दूसरे वाइड बॉडी जेट की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसलिए कई देश इसके ऑर्डर कर रहे हैं। दुनिया भर में लगभग 70 एयरलाइंस इस समय बोइंग के अलग अलग मॉडल के विमान इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें ऑल निप्पॉन एयरवेज शामिल है, जो सितंबर 2011 में बोइंग का पहला क्लाइंट था। इसके अलावा एयर कनाडा, यूनाइटेड एयरलाइंस, कतर एयरवेज, एयर इंडिया, अमेरिकन एयरलाइंस, एयर यूरोपा और ब्रिटिश एयरवेज भी इस विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस बोइंग कंपनी के विमान दुनिया भर के आसमान में उड़ रहे हैं, उस ड्रीमलाइनर का नाम रखने के लिए कंपनी ने बाकायदा एक कैंपेन चलाया था। इस कैंपेन में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद कई नाम सामने आए थे, जैसे ग्लोबल क्रूजर, स्ट्रैटो क्लाइंबर और ड्रीमलाइनर। जब वोटों की गिनती हुई तो सबसे ज्यादा पसंद किया गया नाम ड्रीमलाइनर था, क्योंकि इस नाम में लोगों को लंबी दूरी की उड़ान, शानदार आराम और सपनों जैसा ट्रैवल एक्सपीरियंस मिला था। तभी से कंपनी ने अपने विमान को ड्रीमलाइनर नाम दिया। एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब किसी विमान का नाम लाखों आम लोगों की राय से तय किया गया था। लेकिन खूबियों के साथ बोइंग के विमान अपनी सुरक्षा संबंधी खामियों की वजह से भी बदनाम हुए हैं, जिस पर वक्त वक्त पर सवाल उठते रहे हैं। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से मेरा बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। कल दोपहर से पूरा देश सिर्फ उस विमान हादसे के बारे में ही बातें कर रहा है जिसकी चोट का अभी सही से हिसाब तक नहीं हो पाया है। मैं अपनी ही बात करूं तो कल दोपहर मैं अपने दफ्तर पहुंची थी और अचानक मैंने शोर सुना। हर कोई हैरान था, हर किसी की आंखों में एक भीषण हादसे का खौफ था। और जब पता चला कि जिस बात का डर था वो सच साबित हुआ है तो मानो हर किसी की रूह कांप उठी। एक विमान जो 242 जिंदगियों के 7,000 किलोमीटर दूर लंदन में मंजिल तक पहुंचाने के लिए उड़ा ही था, वो महज 40 सेकंड बाद किसी ज्वालामुखी की तरह फट गया। इस हादसे की चपेट में वो आया, स्वाहा हो गया, फिर चाहे वो इमारत हो, गाड़ियां हो या फिर कोई पेड़। लेकिन देश के सबसे बड़े विमान हादसे में कल एक शख्स जिंदा बच गया, जो खुद कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि आखिर मेरी जान कैसे बची। आज मैं अहमदाबाद में सीधे ग्राउंड जीरो से हादसे में बचे इकलौते शख्स विश्वास कुमार की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं, जो मौत को देखकर और छूकर वापस लौटे हैं।
सेकंड का ये वीडियो शुरू होता है तो सामने भयानक आग की लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं। गाड़ियां उन लपटों से खुद को बचाने के लिए अपने कदम पीछे खींच रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के बीच एक महिला बदहवास सी भागती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो ज्वालामुखी फट पड़ा हो और इन लपटों के बीच ये माँ अपने 15 साल के बेटे आकाश को बचाने की कोशिश कर रही थी। सीतापटनी मेघानी नगर में एक चाय की टपरी चलाती है। जिस वक्त ये हादसा हुआ, बेटा मां को टिफिन देने के लिए आया था। उस वक्त मां थोड़ी दूर थी और अचानक विमान गिर गया। जिस जगह पर बेटा बैठा हुआ था वहां पर आग के शोले उठ रहे थे। बेटे को बचाने की कोशिश में सीता 50% जल गई। अस्पताल में मां का इलाज चल रहा है, लेकिन उसे अब तक ये नहीं बताया गया है कि इस भीषण हादसे की चपेट में उसका बेटा आकाश आ चुका है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान अपने साथ उन लोगों को भी लील गया जो नीचे जमीन पर उसकी जद में आ गए। जरा सोचिए, जो इस विमान के भीतर मौजूद थे उनका क्या हाल हुआ होगा। ब्लास्ट हुआ है तुरंत ही इधर आए हम। तुरंत इधर आके देखा तो बहुत गंभीर हालत थी। पहचान भी नहीं कि क्या है, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा उधर, ऐसे ही था सब। आग बहुत आ गई थी, फ्लैट से निकलना पॉसिबल नहीं था, तो आई जंप थ्रू माय बालकनी, दैट्स व्हाई आई गॉट इंजर्ड। विमान के परखच्चे उड़ गए, सैकड़ों लोग जिंदा जल गए, लेकिन इस भीषण हादसे में जो चमत्कार हुआ उसका नाम है विश्वास कुमार। विश्वास कुमार अहमदाबाद से लंदन वाली उसी फ्लाइट में सवार थे जो गुरुवार को टेक ऑफ करने के सिर्फ 40 सेकंड के भीतर ही सबसे बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। ये गुरुवार दोपहर 1:38 पर सामने आई वो सीसीटीवी तस्वीर है जब अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान ने टेक ऑफ किया था। उड़ान भरने के बाद कुछ सेकंड तक सब ठीक रहता है, लेकिन 20 सेकंड बाद ही विमान संतुलन खोने लगता है और महज 40 सेकंड के भीतर किसी बम की तरह फट जाता है। आप रनवे देख सकते हैं और रनवे पर दौड़ता हुआ विमान। इसी प्रकार से विमान भी कल भी एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ किया, जिसमें 242 क्रू मेंबर और यात्री सवार थे। ये विमान टेक ऑफ कर सीधे अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रही थी और काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ रही थी। अभी आप देख रहे हैं जितनी ऊंचाई, इससे काफ़ी कम ऊंचाई पर ये उड़ान हो रही थी। ये जो विमान है ये दूसरी निजी एयरलाइन का विमान है, स्पाइस जेट कंपनी का है। ये सिर्फ समझाने के लिए हम ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखें तो एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल पार करते ही ये विमान काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चला गया था, लेकिन इसके विपरीत 12 जून को जब एयर इंडिया का विमान था वो विमान इतनी ऊंचाई नहीं पहुंच पाया था और लगभग जहां पर ये बाउंड्री वॉल एयरपोर्ट की ख़त्म होती है वहां से 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करने के साथ ही और वहां पर ये एयर इंडिया का विमान क्रैश कर गया। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 4 देशों के 242 नागरिक सवार थे, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा का नागरिक शामिल है। हादसे के शुरुआती कुछ घंटों तक कहा जा रहा था कि किसी के भी बचने की संभावना ना के बराबर है। नहीं, हालत देख के तो नहीं लगा था कि कोई इसमें बचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्थिति खराब थी, क्योंकि इतनी आग थी कि कोई बचने की संभावना। बॉडीज क्या एक पर्टिकुलर जगह में थी या फिर बिखरी हुई थी, क्योंकि आप कह रहे हैं आप लोगों ने कई शवों को निकाला है?
बिखरी हुई थी वैसे बूढ़िया, जैसे जैसे मतलब खोदते जा रहे थे वैसे निकलती जा रही थी। और ऐसे भयानक हादसे में सही सलामत अपने पैरों पर चलते हुए जब विश्वास कुमार रमेश सामने आए तो देश दंग रह गया। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर इतने भयानक हादसे में विश्वास कुमार कैसे सलामत रहे, ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ। पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। I can't explain. Everything happened in my eye. I can't. How do you feel that you have survived this kind of? I can't explain. It's miracle, everything. ये वो तस्वीर है जिसमें विश्वास रमेश के चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंख के पास भी चोट आई है। विश्वास रमेश का अस्पताल में इलाज चल रहा है और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं भी समझ नहीं पा रहा कि मैं जिंदा कैसे बच गया। मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। गुरुवार से शुक्रवार हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर चमत्कार का नाम विश्वास कुमार ही ट्रेंड करता रहा। हैरानी क्यों थी उसको समझने के लिए तस्वीर देखिए। एयर इंडिया का विमान डॉक्टर्स हॉस्टल के मेस वाले इलाके में क्रैश हुआ। देखिए विमान के हिस्से इस इमारत को कैसे चीरते हुए निकल गए थे। जिस वक्त हादसा हुआ मेस में डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। देखिए कैसे प्लेटों में आधा परसा हुआ खाना दिखाई दे रहा है। हादसे में इकलौते बचने वाले विश्वास कुमार के मुताबिक हॉस्टल में प्लेन गिरने के वो गवाह बने थे। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। अब सवाल ये है कि जिस हादसे में किसी की भी जान नहीं बच पाई उसमें विश्वास कुमार रमेश कैसे सलामत रहे। हादसा कितना भीषण था उसे इस बात से समझिए कि शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि कुछ शरीर इस तरह जल चुके हैं, झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। परिवारों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा, उससे शवों के डीएनए का मिलान किया जाएगा, तब जाकर ये पता चलेगा कि कौन सी बॉडी किसकी है। ऐसे में 40 साल के विश्वास कुमार, उनका बच पाना सुर्खियों में बना हुआ है कि आखिर वो कहाँ बैठे थे, क्रैश के वक्त क्या हुआ कि उनकी न सिर्फ जिंदगी बच गई बल्कि वो गंभीर चोट आने से भी बाल बच गए। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में विमान हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और ये वो तस्वीर है जब मोदी हादसे में इकलौते जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश से उनका हाल पूछ रहे थे। विश्वास के मुताबिक वो विमान से कूदे नहीं थे बल्कि सीट समेत ही विमान से बाहर आ गए थे। Emergency door is broken. My seat is broken. Then I see the pace little bit. Then I will try to come out. A little bit fire. After I'm out. Then blast. विश्वास की आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो रहा था और वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि मौत आखिर उन्हें कैसे छू कर निकल गई। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी,
हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सबने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। विश्वास की सलामती के पीछे सबसे बड़ी वजह उनका सीट नंबर बताया जा रहा है। विश्वास कुमार एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। हवाई सफर पर लगातार चलने वाले लोग बोइंग विमान में सीट नंबर 11A को नापसंदीदा सीट मानते हैं, क्योंकि इस सीट पर यात्री को लगता है कि वो बीच में फंस गया है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सीट नंबर 11A पर यात्री बैठने से बचते हैं, क्योंकि ये सीट विमान के बिल्कुल बीच में होती है और विमान से उतरने का नंबर आखिर में आता है। एयर इंडिया में प्लेन के आगे वाले हिस्से में बिजनेस क्लास होता है और इसके बाद इकोनॉमी क्लास की सीटें होती हैं। बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के बीच में ही दरवाजा होता है और दरवाजे के पास से 11 नंबर की सीटें शुरू होती हैं। सुनिए एक्सपर्ट विश्वास रमेश की जान बचने के पीछे 11A सीट को कितनी बड़ी वजह मान रहे हैं। इट इज अ लक बाय चांस। देखिए 244 यात्रियों में से एक यात्री का बचना ये कोई कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। इतने कामली वो यात्री निकल के बाहर गए, उन्होंने जो झेला उन्होंने बताया, बर्न मार्क्स हैं उनकी बॉडी में, बट इट इज अ मिराकुलस सिचुएशन। हाँ 11A जिस तरह से सीटिंग है वो एग्जिट रो होती है, उसमें एक छोटा सा दरवाजा होता है जिसको खोल के आप बाहर जा सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग कैबिन क्रू आपको देती है विमान में टेक ऑफ करने से पहले कि आपातकालीन कोई सिचुएशन होती है तो आप कैसे उसको खोलें। तो इट इज अ मेयर जिसको कहते हैं ना लक, एट द सेम टाइम प्रेजेंस ऑफ। एक्सपर्ट इसे विश्वास का भाग्य और प्रेजेंस ऑफ माइंड बता रहे हैं। विश्वास ने भी ये बताया था कि जब वो विमान से बाहर निकले उस वक्त आग तेजी से फैल रही थी। चंद सेकंड की देर और होती तो वो भी हादसे का शिकार हो सकते थे। जहां पर विमान क्रैश हुआ और जिस हिस्से से विश्वास कुमार रमेश बाहर आए थे वहां हालात भयानक थे। लेकिन विश्वास रमेश की तरह उनके भाई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट में 11A नंबर सीट पर विश्वास बैठे हुए थे, जबकि सीट नंबर 11J पर विश्वास के बड़े भाई अजय बैठे थे। हादसे के बाद विश्वास रमेश ने जैसे ही खुद को संभाला, उन्होंने अपने पिता को वीडियो कॉल किया और कहा, विमान हादसे का शिकार हो गया है। मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है। मैं किसी भी यात्री को देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जिंदा हूँ और मैं विमान से बाहर कैसे निकला। वाकई ये किसी अबूझ पहेली जैसा है कि जिस विमान हादसे में सब कुछ जलकर खाक हो गया हो, उन धधकती लपटों के बीच से एक शख्स जिंदा निकल आया हो। विश्वास कुमार रमेश दीव के रहने वाले हैं। एबीपी न्यूज उनके घर पहुंचा तो वहां हमें ताला लटका मिला। विश्वास रमेश के दोस्त ने बताया कि पूरा परिवार लंदन में रहता है और विश्वास और उनके भाई अजय कुछ महीने पहले ही यहाँ आए थे और अब वापस लंदन जा रहे थे। तस्वीरें और ये दीव के पटेलवाड़ी विस्तार है। यहाँ पर ये विश्वास रमेश का मकान है जो अभी बंद है। यहाँ उनके फैमिली में उसका मदर फादर है, वो भी इंग्लैंड में रहते हैं और उसका और 2 भाई है, वो भी इंग्लैंड में ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो इनका ये घर है उनका है, उसमें से सब लोग इंग्लैंड में है। लंदन में विश्वास कुमार रमेश के परिवार की है, जहाँ छोटा भाई एक जिंदगी बचने का शुक्र मना रहा है, लेकिन दूसरे भाई की मौत पर मातम मना रहा है। मेरा मतलब है आप मेरी माँ की स्थिति देख सकते हैं। मेरे पास इसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं। बस इस दुर्घटना के बारे में मुझे अब उड़ने से डर लगता है।
यहाँ तक कि अब विमान पर बैठने से भी डर लगता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।